हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने बैंक और आरबीआई के फंक्शंस ये देखा था। लोन, क्रेडिट, सेक्टर्स, कोलेट्रल, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मल इनफॉर्मल लोन है क्या, कौन देता है, क्या दोनों में अंतर है, किस तरह से फॉर्मल सेक्टर कुछ लोगों तक ही पहुंच पाया है, किस तरह से आज भी पुअर लोग और जो रूरल एरियाज के लोग हैं, हाउ डू दे लार्जली डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, और इससे क्या फर्क पड़ता है, किस तरह से ये एक कंसर्न है। अगर हम एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंटायर इंडिया चाहते हैं, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं हम, रूरल इंडिया का भी, रूरल एरियाज का भी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से फॉर्मल सेक्टर को एक्सपैंड करना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा टू द पुअर पीपल, और उसकी क्या परेशानियां हैं, आज की स्थिति क्या है, और किस तरह से इन सभी समस्याओं का, all these problems in the rural areas are so beautifully tackled by a new initiative like the self help group। या क्या है, किस तरह से फंक्शंस करती है, इस तरह से हम ये सारी चीजें देखेंगे, और एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल है एक छोटे से पुअर बैंक्स का, वो भी देखेंगे। तो आइए हम देर न करते हुए आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, और इसके लिए हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो डिफरेंस है दोनों सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, एक छोटी सी झलक हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख लिया था कि फॉर्मल सेक्टर जो लोन्स है वह जनरली कौन देता है, इनफॉर्मल सेक्टर कौन देता है। जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों के सोर्सेज अलग अलग हैं। फॉर्मल सेक्टर का जो सोर्स है वह है बैंक और कॉपरेटिव्स, यानी जो नेशनलाइज्ड या कॉमर्शियल बैंक्स है वो, और इनफॉर्मल सेक्टर के जो सोर्सेज हैं वह जनरली कौन होता है, मनी लेंडर्स है, लैंडलॉर्ड्स है, एम्प्लॉयर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं। अब जैसे ही फॉर्मल सेक्टर का ये डिवीजन होगा सोर्सेज का, तो एक बात बिल्कुल सिंपल सी बात समझ में आएगी कि ये सारे बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स दे आर अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई के सुपरविजन में काम करते हैं, दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के सुपरविजन में काम करते हैं। आरबीआई उनको मॉनिटर करती है कि कहीं ये जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट रेट तो नहीं ले रहा है, कोई गलत एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो देयर इज नो सच लीगल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वुड मॉनिटर। ये लार्जली डिपेंड करता है किस पर, मनी लेंडर के ऊपर, कि वह क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करता है, वह सिंपल इंटरेस्ट पर पैसे देता है या कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ता है। कई बार जो लोन लेने वाला है, हम इसकी बात करेंगे, लोन लेने वाला है वह पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझ नहीं आता सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है, ये समझ में नहीं आता, वह एक बार पैसा लेता है या कैसे करता है, ये सारी चीजें। और इसका क्या वजह होता है कि फॉर्मल सेक्टर में जहां आप देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, लो रेट ऑफ लेस चार्ज करता है, वहीं ये बहुत हाई चार्ज करते हैं। जहां हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें फॉर्मल सेक्टर में सालाना ईयरली 10 से 12% के आसपास होता है, या यहाँ ईयरली लगभग 30, 40, 50% के आसपास होता है। कहीं कहीं तो 60% यानी 5% मंथली चार्ज करते हैं। ह्यूज डिफरेंस है। और इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर चूंकि सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, लिखी हुई है, फॉर्म है, अथॉरिटी से है, आरबीआई का मॉनिटर होता है, तो यहां कोई एक्सप्लॉयटेशन होने का या चीटिंग होने की, अनफेयर मीन्स होने का कोई स्कोप नहीं है। बट कंपेयर टू दिस, जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, वह एक व्यक्ति पर, जहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वह उनके मनी लेंडर और जो बोरोवर है उसके बीच में इंडिविजुअल रिलेशन है, उसके ऊपर उनको लोन मिलता है। तो कोई लिखा हुआ नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कौन सिस्टम लगाया, कौन कितना चार्ज कर रहा है, ये कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है। वह एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, डेट बदल सकता है, आगे पीछे कर सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चार्ज करता ही है। अब यहां इसलिए चूंकि सब कुछ लिखा हुआ है, वहां मोड ऑफ रीपेमेंट भी लिखा हुआ है, टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है। तो यहां बैंकिंग, ये फॉर्मल सेक्टर में मोड ऑफ रीपेमेंट
शेड्यूल टाइम, ये सब कुछ लिखा हुआ है, रिटन है, पहले से तय है, तो ये आसानी से इजी इंस्टॉलमेंट में पे कर देता है। बट कंपेयर टू दैट यहाँ पर कोई मोड ऑफ रिपेमेंट नहीं है, तो इसके बदले कई बार लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ता है। कोई मनी लेंडर उससे जबरदस्ती जमीन, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो देगा कहां से, और प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट लगा के इतना ह्यूज अमाउंट हो जाता है कि उस व्यक्ति को अपना जमीन बेचना पड़ जाता है, कई बार अपने घर गिरवी रखनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, एक पॉजिटिव चीज दोनों में जो पॉजिटिव है, जो आरबीआई ये फॉर्मल सेक्टर का जो निगेटिव है वह ये है कि यह इंस्टेंट नहीं देगा, यह टाइम लेता है। एक बात, यह टाइम लेता है, प्रोसेस इसका, इसमें 4 दिन 5 दिन सप्ताह दिन ये लेगा। यह बहुत सारी चीजें मांग करता है, जैसे कोलेट्रल मांग करता है। अब चूंकि कोलेट्रल पुअर आदमी के पास होगा नहीं, गरीब आदमी के पास होगा नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको इतना पेपर वर्क है फॉर्मल सेक्टर में कि वह समझ नहीं पाता। तो फॉर्मल सेक्टर का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह है कि यह सिर्फ एजुकेटेड लोगों को और रिच लोगों के लिए सूट करता है। क्यों? द रिच विल हैव द कोलैटरल टू डिपॉजिट फर्स्ट एंड द एजुकेटेड पीपल कैन गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरी कर पाएंगे, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर ऐसा नहीं कर। इनफॉर्मल सेक्टर कोई कोलैटरल नहीं मांगता, या आप कभी भी जाएंगे, कोई टाइम, मतलब इट डजंट टेक मच टाइम, आप जाएंगे 10 बजे रात में भी जाएंगे, एक व्यक्ति को जरूरत है, जान पहचान के गांव में टोले मोहल्ले का है, वो जब चाहेंगे तब आपको लोन अगर वो देना चाहे तो दे सकता है। इसीलिए गांव देहात में या फिर वहां जहां पर लोअर स्ट्राटा, इनकम के ख्याल से कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, लोअर स्ट्राटा के लोग रहते हैं, वहां पर उनके लिए यह कन्वीनियंट है कि वह इनफॉर्मल सेक्टर पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, फॉर्मल सेक्टर पर कम। यानी फॉर्मल सेक्टर की यह बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि वह गरीब लोगों तक, अनपढ़ लोगों तक, कम पैसे वाले लोगों तक, जिनके पास कोलैटरल नहीं है, वहां तक ये नहीं पहुंच पाई है। और इसका नतीजा आप रूरल एरिया के बैकवर्डनेस के रूप में आप देख सकते हैं, जो रिफ्लेक्ट होता है कि रूरल एरिया क्यों बैकवर्ड रह गया, क्यों इंप्रूव नहीं किया। आइए हम इसके आगे बढ़ते कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो आप यहां देखिए कि इन सब चीजों में इसीलिए आरबीआई के लगातार प्रयास है। क्या प्रयास है आरबीआई का? कि ये जो बैंक्स है वह अब धीरे धीरे रीच करे, कहां तक? गांव देहात, नीडी एरियाज, पुअर लोगों तक रीच करे, या सिर्फ बड़े लोगों तक, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, रिच पीपल, एजुकेटेड लोगों तक, जिनके पास पहले से ही कैपिटल फॉर्मेशन है, जिनके पास पहले से पैसा है, उनके पास तक कन्फाइंड रहकर कोई फायदा नहीं है। सो उनको रीच आउट करनी चाहिए, ऐसा। इसलिए आरबीआई ये लगातार बार बार जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनको मॉनिटर करती रहती है और इंस्ट्रक्ट करती रहती है। जैसे आप देखेंगे कि सुपरवाइज करता है फंक्शंस की, आप किस तरह से काम कर रहे हो, कहां काम कर रहे हो, कहीं क्या कोई जो आपका अकाउंट होल्डर है या जो लोग हैं जो आपके यहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं वो कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं होते। ये इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, या बैंक को या इस बात के लिए इंस्ट्रक्ट करता है और इंश्योर करता है कि बैंक सिर्फ अपने इस बात को लेकर कि कहीं वो गरीब आदमी को देगा, रिस्क हो जाएगा, पैसा रिटर्न नहीं आएगा, पैसा फंस जाएगा, ऐसे लोगों को अवॉइड करने के चक्कर में कहीं बैंक सिर्फ पैसे वाले लोगों को तो नहीं देती, जो मनी को, जिसके लिए कहते हैं कि मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को जन्म देती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कॉरपोरेट हाउसेस को, बिजनेसमैन को, क्या कहते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स को, सिर्फ उन्हीं को तो, प्रॉफिट मेकिंग लोगों को तो नहीं देती। अब जब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करने वाला व्यक्ति, एक स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति, अगर उसको पैसा ही नहीं मिलेगा, उसके पास नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वह करना चाहता है, he is enthusiastic, he has zeal, he has understanding, he has knowledge, he has skill, but he doesn't have money to start, तो ऐसे में बैंक ये इंश्योर करती है और इंस्ट्रक्ट करती है ये आरबीआई दूसरे बैंक्स को कि आप ऐसे लोगों को जो अपना कुछ करना चाहते हैं, कोई फार्मर्स है, कोई क्या कहते हैं सेल्फ बिजनेस करना चाहता है, कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है, कोई आपका क्या कहते हैं अपना कोई शॉप खोलना चाहता है, आप उसको, या कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कोई
कारपेंटर है, कोई ब्लैक स्मिथ है, उनको आप लोन देंगे तो वह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो अपने स्किल के दम पर इनकम जनरेट कर सकता है और दो चार लोगों को और दे सकता है अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट। सो दैट शुड बी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पैसा फंस जाएगा, कई तरह की दिक्कतें हैं, वह बैंक सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को, पैसे वालों को लोन दे, ऐसा नहीं। बैंक, आरबीआई अक्सर ये ट्राई करती है, ये इंश्योर करने की कोशिश करती है। इससे क्या होगा देखो, और इसीलिए बैंक ये कहती है कि आप बार बार आप ये साल में अपनी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली आप उसको सबमिट करें कि आपने, आपका फंक्शंस कैसे चल रहा है, आपने किसको लोन दिया, कितना लोन दिया, होम यू हाउ मच यू हैव लेंडेड टू होम, किसको और किस रेट पर, सो दैट कि वहां एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ध्यान रखिएगा, बैंक ऐसा करती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैंने कल भी कहा था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो सैलरीड है, रेगुलर सैलरी आती है, या जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जो बड़ा लोन लेता है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करती है। और जो छोटे लोग हैं, किसान है, मजदूर है, किसी तरह से अपना काम स्टार्ट, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो बैंक यही आरबीआई इंश्योर करती है इन बैंक से, और ये अच्छा इनिशिएटिव है आरबीआई का। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका मतलब, अगर आप देखोगे तो बात समझ में आती है सिंपल सा, कि अभी भी ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, अभी भी ये समझ में आता है कि ये जो आपका फॉर्मल सेक्टर का जो पोर्शन देख रहे हो वह कम है। इसका मतलब इनफॉर्मल सेक्टर का पोर्शन ज्यादा है। सो जरूरी है फॉर्मल सेक्टर के लोन को बढ़ाने की और उसे रीच आउट करने की क्यों? कि जब इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंसी लोगों की कम होगी, और कब कम होगी? जब फॉर्मल सेक्टर की लोन की अवेलेबिलिटी होगी, और अवेलेबिलिटी विद अफोर्डेबिलिटी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तब जब ये रीच करेगा, अफोर्डेबल होगा, मोर नंबर ऑफ पीपल, तो ये क्या होगा? जब ये कुड बोरो, और जब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को मिलेगा, तो इसका मतलब दे वुड ग्रो, उन्हें कम ब्याज देना पड़ रहा है, और इस तरह से उनका प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा होगा, और इसीलिए वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। कई तरह के जो फार्मर्स हैं, कई तरह के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं, स्मॉल स्केल का इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती है अगर फॉर्मल सेक्टर का लोन उन्हें अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इजी मोड में अवेलेबल हो। नहीं तो फिर वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसके पास जाएंगे? इनफॉर्मल सेक्टर में। और अभी अभी देखा, इनफॉर्मल सेक्टर में वो एक्सप्लॉइट होंगे, ज्यादा रेट देना पड़ेगा उनको, कई तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, सिंपल के जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, टाइम पीरियड ज्यादा कम कर सकते हैं, और इस तरह से उनका नुकसान हो सकता है। सो इस तरह से मोटिवेट करने के लिए, लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए, और लोगों को अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो ऐसे में लोगों को खुद अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट होकर कमाने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये जरूरी कदम है। और किस तरह से अगर आप देखेंगे आगे चलकर, तो आपको समझ में आएगा। दो चीजें हैं यहां, बहुत अच्छे से ये समझाया गया है। आप ध्यान रखिए कि ये समझाया गया कि फॉर्मल सेक्टर में आप इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर दोनों देख रहे हैं, लोग हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं। अब आप देखिए कि ये कोशिश किया गया है एक हाउस होल्ड की, ये अर्बन एरिया के हाउस होल्ड की बात की गई है, जहां पर चार तरह के कंडीशंस हैं। एक, जो बहुत पुअर लोग हैं, जिनके पास कोई एसेट्स नहीं है। दूसरा, जो कम, उससे थोड़ा बेटर कंडीशन में है, उनके पास कुछ कुछ है हाउस एसेट्स के रूप में। तीसरा, जो वेल ऑफ हैं, खाते पीते घर के, उनके पास एसेट्स है। और फोर्थ, जो सबसे ज्यादा रिच है, समाज का फोर वर्ग, बहुत गरीब, गरीब, ठीक ठाक और रिच। गरीब जिनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरा सेक्शन, जिनके पास कुछ है, खा कमा रहे हैं। तीसरा, जो ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक फैमिली है। और एक, जिनके पास सब कुछ है, रिच फैमिली है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में इनकी डिपेंडेंसी देखिए, ग्राफ से आपको समझ में आएगा। ये जो ऑरेंज कलर का है, ये जो ऑरेंज कलर का
ऑरेंज कलर है वह आपको दिखाता है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर है, यानी इनफॉर्मल की तरफ, और जो आपका ग्रे कलर या यूं कहें कि आपका वॉयलेट कलर का है वह आपका फॉर्मल सेक्टर की तरफ, दूसरा जो कलर है वह फॉर्मल सेक्टर। ये आपका, मैं अगर यही लिख दूं तो आप ये समझिए कि ये जो है वह इनफॉर्मल की तरफ इशारा कर रहा है और ये जो कलर है यह फॉर्मल सेक्टर की तरफ इशारा कर रहा है। अब आपको देखने से ही लगेगा, यहां देखिए कि एक पुअर हाउसहोल्ड जो गरीब है जिसके पास कुछ एसेट नहीं है। अब एसेट नहीं है मतलब कोलैटरल नहीं है, और कोलैटरल नहीं है तो बैंक उसे लोन देगी नहीं। तो अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए किस पर डिपेंड करेगा? मनी लेंडर पर, इनफॉर्मल सोर्स पर। वह किस पर डिपेंड करेगा? वह लार्जली इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड करेगा। और यही दिखा रहा है कि इसमें 100 में से जो पुअर लोग हैं लगभग आधे से अधिक 54% पीपल आर डिपेंडेंट, दे डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर एंड 46% ओनली डिपेंड ऑन फॉर्मल सेक्टर। ये अर्बन एरिया की बात कर रहा हूं मैं। आप सोचिए कि रूरल एरियाज में जाके ये कंडीशन और कहां, जहां बैंक ही नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। इंडिया के बहुत सारे पार्ट में अब कुछ कुछ जो एडवांस गांव हैं जो धीरे धीरे जुड़ रही हैं, सड़क किनारे हैं, जुड़े हुए हैं, टाउन से, सिटी से जुड़े हुए हैं, वहां के गांव में बैंक आना शुरू हुए हैं अब, उनके ब्रांच छोटे छोटे। लेकिन ये आज भी शहर की बात कर रहा हूं मैं, शहर में इतने परसेंट लोग हैं। दूसरा केस देखिए आप, यहां कुछ एसेट्स हैं उनके पास रखने के लिए, दे हैव लिटिल टू डिपॉजिट एज गारंटी, तो उनके पास वो डिपेंड करते हैं। मात्र 38% पीपल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल, अभी भी 38% डिपेंड करते हैं, एंड 62 ऑन फॉर्मल। जब हम वेल ऑफ फैमिली की बात करते हैं, जो फैमिली जो ठीक ठाक फैमिली है, रिच नहीं कहेंगे लेकिन पुअर नहीं कहेंगे, ठीक ठाक फैमिली है जिनमें सैलरी आ रही है, इनकम मिडिल क्लास फैमिली, वो भी 27% पीपल जो है वो दे डिपेंड ऑन इनफॉर्मल एंड 73 ऑन फॉर्मल, बढ़ गया। लेकिन जो रिच पीपल है उसमें से ओनली 17% पीपल ऑन इनफॉर्मल। कितना बड़ा गैप है। जिसके पास ऑलरेडी पहले से है उसको बैंक भी देती है, और जिसके पास नहीं है उसको बैंक भी नहीं देती। ये तो आपको रूरल, ये अर्बन एरिया का, सिटीज टाउन्स के सिटी डवेलर, टाउन डवेलर्स की है, सिटी टाउन्स में रहने वाले लोगों की कहानी है। गांव में यह कहानी ऐसी है कि गांव में फॉर्मल सेक्टर में 10-12% ही लोग होंगे, बाकी सारे 10-12 में भी जिनके पास एसेट्स है, जो नौकरी कर रहे हैं, वो होंगे जो फॉर्मल सेक्टर में होंगे। 80% से ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर पे हैं। और रही बात किसान की, मजदूर की, कारीगर की, आर्टिसंस ग्रुप की, तो उनका लगभग 90% या उससे ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर पर ही डिपेंड करते हैं, बिकॉज they don't have collateral, number one, and number two, they are not much educated so that they can understand the process of banking process. So many lengthy papers are, lot of legalities are there, lot of formalities are there, documentation है। वो पढ़ते पढ़ाते उनके लिए वो छोड़ते हैं कि यार कौन जाएगा, चलो, एंड इट्स अ लिंगरिंग प्रोसेस, वो ड्रैग करते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई दे डिपेंड लार्जली ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। नाउ अब आप ये देखिए कि अब देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और डेवलपमेंट विद द ऑब्जेक्टिव की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस एंड ऑल एरियाज हो, गांव, शहर, देहात, सबका, सभी का, सभी कम्युनिटीज का। तो क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको अफोर्डेबल रेट पर और इजियर सोर्सेज ऑफ फॉर्मल सेक्टर अवेलेबल करना पड़ेगा। इसका मतलब बैंक्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा। कहां? रूरल एरियाज में। आरबीआई को यह स्टेप लेनी पड़ेगी कि रूरल एरियाज में बैंकिंग सिस्टम को एक्सपैंड करे, इजियर करे, फंक्शनिंग इजियर करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे, लोगों के लिए ये जो गारंटी का प्रोसेस है कोलैटरल का उसको खत्म करे, और इजी रूप में लोगों को लोन देना शुरू करे। या गवर्नमेंट के जो और प्लानिंग्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जो वह गरीब लोगों तक पहुंचाए, उनको एक ऐसा इंफॉर्मेशन जाए। हालांकि आरबीआई लोगों को बहुत अक्सर ये एड के माध्यम से,
कुछ स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है, टीवी न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेकिन फिर भी किसके लिए? उनके लिए जो पढ़ते लिखते हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, या वो भी जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी टीवी न्यूज़पेपर से दूर हैं, उनके लिए। सो एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है आरबीआई पर कि वह एक तो देश को अगर खुशहाल देखना चाहते हैं, कि अगर रूरल इंडिया का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि वह एक्सपैंड करे, वह शहर से गांव तक आए और गांव में भी सभी लोगों को वह मिले चीप अफोर्डेबल रेट पर, और कम इजी इंस्टॉलमेंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके, टाइम पीरियड पर, समय पर। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में इसको किस तरह से लोगों ने कैटर किया, रूरल इंडिया में किस तरह से कैटर किया, क्योंकि आज भी रूरल इंडिया में पुअर हाउस होल्ड आपने देखा, ये सारी चीजें मैंने बताया है, बहुत मुश्किल है। तो लोग किस तरह से इस पर डिपेंड करेंगे? बैंक पर डिपेंड करते नहीं, और मनी लेंडर का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो अब करेंगे क्या? सो द पीपल केम आउट विद द आइडिया, गवर्नमेंट ने उनके लिए या किसी तरह से इनिशिएटिव आया, और वह इनिशिएटिव आया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। क्या होता है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप? यह एक्चुअली में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से। वह एक, आप देखोगे कि क्या है यह ऑर्गेनाइजेशन, आइए बात करते हैं। यह 15 से 20 महिलाओं का एक समूह है जो आपस में जुड़े हुए, एक ही गली मोहल्ले के हैं। वह महिलाएं अपने अपने घरों से अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर जितना हो सकता है वह सेव करने की कोशिश करती है। महीने में कोई 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना निकाल पाए वो निकालते हैं। दे कलेक्ट देयर मनी, वह अपने पैसे को जमा करते हैं, और जब वह मनी थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी जमा होती है पूंजी, तो वह अपने उस ग्रुप के नाम पर एक अकाउंट खुलवाते हैं वहां नियर बाय के बैंक्स में। वह बैंक उनके उस पैसे के को देखकर, अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को देखकर, और बैंक उनको एक बड़ा अमाउंट लोन में देती है। और अब इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वह उससे पैसा ले सकते हैं, और पैसा लेकर अपने बच्चों की पढ़ाई, अगर कोई रुक गया तो फीस भरने का काम, अपने या अपने हस्बैंड के लिए कोई छोटा मोटा कारोबार, कोई दुकान खोलना, कोई रिक्शा लेना, कोई टेम्पो लेना, इस तरह का काम कर सकती है। वो महिलाएं खुद भी सिलाई कढ़ाई का काम के लिए कोई मशीन ले सकती हैं। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप से इनकी मदद हो जाती है, और बैंक्स इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जैसा मैंने कहा कि ये लोन देने का काम करते हैं। ये सारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्कशन। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक और चीजें बहुत अच्छी होती है। ये ग्रुप फंक्शन किस तरह करता है? ये महिलाओं को एक तरह से पॉलिटिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें महिलाएं खुद उस ग्रुप के मेंबर भी होती है, एंड दे टेक ऑल द डिसीजंस। किसको लोन देना है, कितना देना है, कितने समय के लिए देना है, ये सारी चीजें वो खुद तय करती हैं। इसमें किसी और का कोई दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस नहीं होता। यह विमेन जो वह उसी गली मोहल्ले की है, अपनी ही सेविंग से कुछ कुछ बचाकर जमा करके, अब उनमें से किसी को जरूरत पड़ी तो उनके किसी शादी ब्याह है, कोई छोटा फंक्शन है, कोई काम है, तो उनको उसके लिए पैसे देती है, क्योंकि बैंक उनको देगा नहीं, मनी लेंडर उनसे बहुत ज्यादा वसूलेगा, तो वह उन्हीं में से यह पैसा देती है, और तय करते हैं कि उनका अमाउंट, उनका पर्पस, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें। उनसे कोई कोलेटरल नहीं मांगता, एंड दे डोंट हैव एज वेल, उनके पास है भी नहीं, तो वो कोलेटरल नहीं मांगते। रीपेमेंट, हाँ एक बात है, दे टेक इट वेरी सीरियसली। आपने लिया तो आप उसको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिनिमम होता है उसके साथ आप रीपे करें। ऐसा नहीं कि आप उसको लेकर बैठ जाएं। लोन वह मेंबर्स को, सिर्फ एसएचजी के मेंबर्स को लोन दिया जाता है, और किसी को नहीं दिया जाता। सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ जब ये मिलते हैं तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं। ऐसा अगर आप बैंकिंग सेक्टर की कामयाबी को देखना चाहते हैं तो आप देखिए, हमारे मुल्क के बगल में हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहां पर एक ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट लाया मोहम्मद यूनुस ने, जो आज के डेट में बांग्लादेश की गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर हैं। वह वहां पर स्टार्ट हुआ 1970s में। यह एक छोटी ग्रामीण बैंक है जो लार्ज नंबर पर लोगों तक पहुंची। उसको मोहम्मद यूनुस ने, जैसा मैंने कहा, कि वो फाउंड किया, और इससे बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी हुई।
और फॉर दैट रीजन मोहम्मद यूनुस वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2006। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, हमारे देश में बैंकिंग, क्रेडिट, मनी, ये सारी चीजें क्या है। बैंक अगर चाहे तो लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को एक बहुत सीरियस काम करना है कि बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपैंड करके लोगों तक पहुंचाए और चीप एंड अफोर्डेबल जो लोन है, क्रेडिट है, वो लोगों को मिले। हम आगे के चैप्टर, अब तक यहीं, आगे के चैप्टर फिर हम डिस्कस करेंगे। शायद अगला सीरीज हम पॉलिटिकल साइंस का लेके आए। तब तक के लिए धन्यवाद।